हेलो डियर व्यूअर्स, आई एम राहुल। बहुत खुशी हो रही है मुझे इस फेसबुक लाइव पे आने के लिए एंड आई एम वेरी हैप्पी टू वेलकम हमारे मैम जो हैं। सो बेसिकली दिस फेसबुक लाइव सेशन इज बाय एसआरजी सीबीसीसी हॉस्पिटल इंदौर। और हम सब ने कैंसर के बारे में तो सुना है। आज हम इसी का एक टाइप है जो गायनेक कैंसर, उसके बारे में बात करेंगे। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर अभिलाषा गोयल। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू मैम। थैंक यू। डॉक्टर अभिलाषा गोयल जी जो हैं, उन्होंने अपना एमबीबीएस फॉलोड बाय एमएस इन ऑब्स एंड गायनेक किया है एंड शी इज करेंटली प्रैक्टिसिंग एज अ कंसल्टेंट गायनेक oncologist and laparoscopic surgeon at the SRJ CBCC Hospital, Indore. I am sure that our viewers will get all the necessary information related to gynec cancer through this session. Once again, a very warm welcome to you, ma'am. थैंक यू। So now we can move forward to the first question of the FB Live. Sure. Yeah. So, ma'am, we would like to know what is gynec cancer. Okay, so to explain to you what is gynec cancer, first we will need to understand कि कैंसर क्या होता है। तो कैंसर क्या होता है, बॉडी के किसी भी पार्ट में एक गठान बन जाती है और फिर वो गठान किसी और पार्ट में अगर फैल जाए, पूरी बॉडी में फैल जाए, तो उस चीज़ को हम कैंसर कहते हैं। अब गायनिक कैंसर्स क्या होता है कि यही गठान, यही कैंसर अगर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है उसके ऑर्गन्स में पहले ओरिजिनेट हो और वहां से फिर बाकी जगह फैल जाए, तो उसको गायनिक कैंसर्स कहा जाता है। जी। और मैम इसके क्या टाइप्स रहते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ। यस, आई टेल यू गायनिक कैंसर्स के क्या टाइप्स होते हैं। जो आई टोल्ड यू कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आता है यूट्रस, जिसे हिंदी में बच्चेदानी भी कहते हैं। तो उसमें अगर ग्रोथ हो जाए, वो बाकी बॉडी पार्ट्स में फैल जाए, तो उसको यूट्रस कैंसर कहते हैं। फिर यूट्रस का मुंह होता है, सर्विक्स कहते हैं उसको। वो सर्विक्स में ट्यूमर बने और फिर बाकी शरीर में फैल जाए, उसे सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। यूट्रस के पास दो छोटी छोटी ओवरीज होती हैं जो हर महीने अंडा बनाती हैं। उसमें अगर ट्यूमर बन जाए और बाकी शरीर में फैल जाए, तो उसको ओवरी कैंसर कहते हैं। तो ये मेजर टाइप्स ऑफ गायनिक कैंसर्स, ये 3 टाइप्स होते हैं। इसके अलावा कुछ और रेयर टाइप्स भी होते हैं, बट मेजरली ये 3 होते हैं। Alright. So ये these are the common types of cancers gynec में as well, right? Yeah, so I think our next question is what are the most common types Yes. of cancer, gynec cancers? हाँ, तो जैसे मैंने अभी बताया, इन तीनों कैंसर्स में मोस्ट कॉमन होता है सर्विक्स कैंसर। जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होता है सर्विक्स कैंसर, वो हमारे इंडिया में बहुत कॉमन है। पर ईयर ऑलमोस्ट 1 लाख न्यू केसेस ऑफ सर्वाइकल कैंसर आता है इंडिया में। तो द मोस्ट कॉमन गायनेकोलॉजिकल कैंसर इज सर्वाइकल कैंसर। उसके बाद आता है ओवरी कैंसर और उसके बाद आता है यूट्रस कैंसर। Yeah. Thank you so much, ma'am. The next question is, what are some symptoms that women should watch for? See, gynec cancers के लिए the most important symptom which women should watch for is irregular bleeding. इरेगुलर ब्लीडिंग अगर किसी भी फीमेल को आती है, तो डेफिनेटली उनको जाना चाहिए गायनेक के पास और जाके चेक करवाना चाहिए कि ब्लीडिंग क्यों हो रही है। अब ये इरेगुलर ब्लीडिंग जो है, ये 3 टाइप्स का हो सकता है। या तो इट कैन बी इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, मतलब पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग होना, वो नॉर्मल नहीं है। अगर वो हो रहा है तो आपको चेक कराना चाहिए कि क्यों हो रहा है। दूसरा टाइप का ब्लीडिंग होता है पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग। मीनोपॉज एज इन जब आपके पीरियड्स 40 टू 50 इयर्स के एज के आसपास आना बंद हो जाते हैं, उसके बाद अगर ब्लीडिंग होती है, उसको पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग कहते हैं। अगर वो हो रहा है तो फिर आपको देखना चाहिए कि वो क्यों हो रही है। थर्ड है पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग। कॉइटस के बाद अगर ब्लीडिंग होता है, तो ऑल्सो वन शुड वॉच फॉर कि ये क्यों हो रहा है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम इज इरेगुलर ब्लीडिंग। एक तो ये ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा है डर्टी वाइट डिस्चार्ज, बहुत ज्यादा अगर होता है, बहुत ज्यादा फाउल स्मेलिंग होता है, तो यू शुड वॉच फॉर कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर कुछ कैंसर्स जैसे ओवरी कैंसर होते हैं, उसके बहुत ही नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं। नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स एज इन कि पेट फूल जाता है, भूख नहीं लगती है, बहुत कम खाना खाने में आता है, लाइक दीज।
गैस बहुत ज़्यादा बनती है, तो दीज आर द सिम्टम्स फॉर ओवरी कैंसर, जो बहुत ही नॉन स्पेसिफिक होता है। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जो फीमेल्स शुड वॉच फॉर। अगर इनमें से कुछ भी हो रहा है तो आप जाइए चेकअप कराइए कि ये क्यों हो रहा है। Ma'am, the next question is who should consider getting genetic testing? सी जेनेटिक टेस्टिंग ये है, एक तो वन पॉइंट इज जो दोज पेशेंट्स हु हैव अ स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर, जिनके फैमिली हिस्ट्रीज में मदर को, मासियों को या बहनों को कैंसर हुआ है, तो उन पेशेंट्स को दे शुड अंडरगो जेनेटिक टेस्टिंग। फिर सेकेंड थिंग इज नाउअडेज दे से कि ओवरी कैंसर के सारे पेशेंट्स दे शुड अंडरगो जेनेटिक टेस्टिंग। क्यों? क्योंकि जेनेटिक टेस्टिंग से जो हम जीन्स पकड़ते हैं, अगर वो जीन्स पकड़ में आते हैं पेशेंट में, तो उस पेशेंट्स के लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता है जिससे वो ज़्यादा बेनिफिट कर सकते हैं। तो टू गिव दैट स्पेसिफिक ट्रीटमेंट वी शुड नो कि वो पर्टिकुलर जीन उस पेशेंट में है कि नहीं है। तो ब्रॉडली व्हाट वी कैन से कि जिन पेशेंट्स की स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है उनको जेनेटिक टेस्टिंग करना चाहिए, और ओवरी कैंसर्स के भी मोस्टली सारे पेशेंट्स को जेनेटिक टेस्टिंग करना चाहिए। Thank you so much, ma'am. That was very insightful. Moving on to the next question. What are the risk factors for developing gynecological cancer? सी रिस्क फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो इट डिपेंड्स अपॉन कि कौन सा कैंसर होता है। लाइक सर्विक्स कैंसर की अगर हम बात करें तो सर्विक्स कैंसर इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ अ वायरस, एचपीवी वायरस के इन्फेक्शन के कारण होता है सर्विक्स। तो ऑल दोज रिस्क फैक्टर्स विच विल इंक्रीज द रिस्क ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन, जिससे इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ता है, और फिर इन्फेक्शन होने के बाद कैंसर होने का खतरा बढ़ेगा। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स सर्वाइकल कैंसर कॉज करते हैं। अब एचपीवी का इन्फेक्शन किन किन रिस्क फैक्टर्स के कारण बढ़ सकता है? तो एचपीवी इन्फेक्शन होता है बिकॉज ऑफ अ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। तो सारे ऐसे रिस्क फैक्टर्स जिससे आपका रिस्क ऑफ गेटिंग अ सेक्सुअल इन्फेक्शन बढ़ जाता है, उससे एचपीवी इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ जाएगा। सो ऑल दी अनसेफ सेक्स प्रैक्टिसेस, अर्ली मैरिज, अर्ली चाइल्ड बर्थ, इन सब से रिपीटेड ट्रॉमा टू सर्विक्स होता है। और वो सारे फैक्टर्स जिससे इम्यूनिटी लो होती है, जैसे एचआईवी होना या स्मोकिंग करना, ये सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिससे सर्वाइकल कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। और वो सर्वाइकल कैंसर भी इसलिए बिकॉज आपका एचपीवी इन्फेक्शन कैच करने का रिस्क बढ़ जाएगा, ऐसा। और इसके अलावा देयर इज अ वेरी स्मॉल पोर्शन जो जीन्स के कारण भी रिस्पॉन्सिबल होता है, बट देन दोज रिस्क फैक्टर्स आर वेरी स्मॉल। मेजॉरिटी risk factors for cervical cancer is the risk factors of getting HPV infection. Thank you so much, ma'am. This must have definitely helped our audiences. Moving on to the last question. What are gynecologic cancer symptoms? सी दिस आई थिंक आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी। तो गायनिक कैंसर सिम्टम्स की, जैसे मैं अगर अलग अलग कैंसर्स के बारे में बात करूँ, तो सर्वाइकल कैंसर होता है, उसके सिम्टम होता है इरेगुलर ब्लीडिंग। अ पेशेंट शुड वॉच फॉर कि पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग हो रही है क्या, पीरियड्स के बाद में ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है क्या, डर्टी डिस्चार्ज बहुत ज्यादा आ रहा है क्या, मीनोपॉज के बाद ब्लीडिंग हो रही है क्या। तो सर्वाइकल कैंसर्स के लिए ये सिम्टम्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ये तो अर्ली स्टेज का है। अगर लेट स्टेज का है कि कैंसर और फैल गया है, किडनी तक अफेक्ट कर गया है, या बॉवल और ब्लैडर होते हैं उनको अफेक्ट कर गया है, तो यूरिन और मोशन करने में भी फिर एंड में पेशेंट को दिक्कत हो सकती है। तो ये मोस्टली सिम्टम्स होते हैं सर्वाइकल कैंसर के। फिर ओवरी कैंसर की अगर हम बात करें तो वो आई टोल्ड यू उसके नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं। पेट फूल जाना, खाना खाने नहीं बनना, ब्लोटिंग होना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं ओवरी कैंसर के। देन वी कम टू यूट्रस कैंसर। तो यूट्रस कैंसर का भी सिम्टम होता है ब्लीडिंग होना, इरेगुलर ब्लीडिंग होना, बीच में ब्लीडिंग हो जाना, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग होना। तो ये मेजरली ये सिम्टम्स होते हैं गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स के। थैंक यू सो मच मैम। हमारे साथ काफ़ी व्यूअर्स भी जुड़े हैं एंड आई एम श्योर दे हैव देयर ओन क्वेश्चंस जो पूछना चाहते हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट द ऑडियंस टू ड्रॉप इन देयर क्वेश्चंस। या सो
पहला क्वेश्चन है मेहल जी से कि व्हेन इट कम्स टू गायनेक कैंसर प्रिवेंशन, हाउ इंपॉर्टेंट आर रूटीन और एनुअल स्क्रीनिंग्स? सी स्क्रीनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कैंसर प्रिवेंशन का। स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है ये आप समझ लीजिए पहले। स्क्रीनिंग ये होता है कि एक कैंसर अगर आने वाला है तो हम बहुत अर्ली स्टेज में पीरियोडिक चेकअप से उसको पकड़ लें कि कैंसर आए नहीं, हम उसके पहले उसको पकड़ ले और उसका इलाज कर ले। तो ये स्क्रीनिंग होता है। स्क्रीनिंग अलग अलग कैंसर्स के लिए अलग अलग टाइप का होता है। कुछ इसमें टेस्ट होते हैं, आप हर साल या जो भी स्क्रीनिंग का प्रोटोकॉल है उसके बेसिस पे आप हर साल वो टेस्ट कराइए। अगर कैंसर आने वाला होगा तो हम बहुत अर्ली स्टेज में उसको पकड़ लेंगे। तो बेसिकली स्क्रीनिंग इस चीज को कहा जाता है। अब गायनिक कैंसर्स में स्क्रीनिंग है क्या? तो सर्वाइकल कैंसर के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल इन प्लेस है। तो वो स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल ये है कि 25 ईयर्स की एज के बाद आपको स्क्रीनिंग स्टार्ट करना है। आप हर 3 साल में एक बार पैप स्मीयर कराइए। व्हाट इज पैप स्मीयर? पैप स्मीयर एक बहुत इजी सा जांच होता है। नीचे से एक पानी की जांच होती है, सेल्स स्टडी करते हैं कौन से सेल्स हैं उसमें, और विद इन अ फ्यू आवर्स वी गेट द रिपोर्ट। तो उससे हमको पता पड़ जाता है कि आगे जाके सर्वाइकल कैंसर होने का रिस्क उस पेशेंट में है कि नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड एज पैप स्मीयर। इट इज अ वेरी इजी टेस्ट, एक ओपीडी बेस्ड टेस्ट होता है। तो आप या तो हर 3 साल में ये एक पैप्स स्मीयर टेस्ट कराए, या तो देर इज वन मोर टेस्ट विच इज कॉल्ड एज एचपीवी टेस्ट। उसमें हम चेक करते हैं कि सेल्स में एचपीवी वायरस का इन्फेक्शन है कि नहीं है। दैट इज ऑल्सो अ वेरी सिंपल टेस्ट। अगर एचपीवी टेस्ट करते हैं तो आप हर 5 साल में एक बार एचपीवी टेस्ट कराइए, या तो आप दोनों टेस्ट साथ में भी करा सकते हैं। तो दिस इज स्क्रीनिंग कि 25 ईयर्स की एज के बाद या तो हम हर 3 साल में पैप स्मीयर करा रहे हैं, या हम हर 5 साल में एचपीवी टेस्ट करा रहे हैं, या एचपीवी प्लस पैप्स दोनों करा रहे हैं। नेगेटिव हैं तो हम हर 5 साल में ये टेस्ट कराते रहेंगे। तो अगर कैंसर आने वाला होगा तो हम बहुत जल्दी इसको पकड़ लेंगे। दिस इज कॉल्ड एज स्क्रीनिंग। तो सर्वाइकल कैंसर के लिए वी हैव दिस स्क्रीनिंग इन प्लेस। ओवरी कैंसर के लिए वी डोंट हैव अ प्रॉपर स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल, तो उसके लिए स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल नहीं है। बट फॉर सर्विक्स यस वी हैव दिस। थैंक यू सो मच मैम, दैट वाज वेरी इंसाइटफुल। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है जूही जी से कि इफ अ वुमन हैज गायनेक कैंसर, व्हाट शुड शी डू एंड वेयर शुड शी गो? सी इसका आंसर, अगर एक वुमन को गायनिक कैंसर है तो फर्स्ट ऑफ ऑल शी शुड कंसल्ट अ गायनिक ऑन्कोलॉजिस्ट जो सिर्फ गायनिक कैंसर्स में स्पेशलाइज्ड है, जो गायनिक कैंसर्स को ट्रीट कर रहे हैं। एंड शी शुड नॉट थिंक दैट अगर गायनिक कैंसर कोई सा भी हुआ है तो इट कैन नॉट बी क्योर्ड और देर इज नो ट्रीटमेंट फॉर दैट। ऐसा नहीं है। गायनिक कैंसर्स आर सपोज टू बी गुड कैंसर्स। अगर हम जल्दी पकड़ ले, अर्ली स्टेज में पकड़ ले, तो ये कैंसर्स पूरे क्योर भी हो सकते हैं। तो शी शुड नॉट थिंक दैट इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इसका ट्रीटमेंट है, आप प्रॉपर ट्रीट। शायद कुछ टेक्निकल रीजन, प्लीज स्टे ट्यून्ड। आई थिंक देर वॉज सम इंटरनेट डिसकनेक्टिविटी। यस मैम। या सो वी आर लाइव अगेन। यस यस यस, या। ओके फाइन। So I would just repeat the question that you were addressing. The question was, if a woman has gynec cancer, what should she do and where should she go? Yeah, I had answered this question. If a woman has gynec cancer, so she should consult a gynec cancer specialist. क्योंकि and she has to take the specific treatment, the correct
treatment for that. तो and she should not think that इसके लिए कि अगर गायनिक कैंसर हुआ है तो इसका कोई इलाज नहीं है, ऐसा नहीं है. गायनिक कैंसर्स आर सपोज टू बी गुड कैंसर जिनका अगर आपने अर्ली एज में ट्रीटमेंट शुरू करा है तो ट्रीटमेंट पूरा अवेलेबल है हमारे पास. इट कैन बी क्योर्ड ऑल्सो. सो शी शुड नॉट थिंक दैट कि इसका अब कोई इलाज नहीं बचा है. आप प्रॉपर डॉक्टर के पास जाइए, आपका प्रॉपर इलाज होगा और अर्ली स्टेजेस में तो क्योर भी हो सकता है. That was very informative, ma'am. We'll move on to the next question. Sumana ji ये पूछ रहे हैं कि hello ma'am, could you tell us what increases a woman's risk of getting gynec cancers? Yeah, I had addressed this question before also. तो वुमेन्स रिस्क ऑफ गेटिंग गायनिक कैंसर कैसे बढ़ जाता है? आई टोल्ड यू कि सर्वाइकल कैंसर का रिस्क कैसे बढ़ेगा. सर्वाइकल कैंसर अकर्स बिकॉज ऑफ अन वायरस इन्फेक्शन, एचपीवी वायरस इन्फेक्शन के कारण होता है. एंड दैट इन्फेक्शन इज कॉट बाय सेक्सुअल प्रैक्टिसेस. तो सारे अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के कारण एचपीवी इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ेगा और उसके कारण सर्वाइकल कैंसर होने का रिस्क बढ़ेगा. तो दीज आर द थिंग्स जिससे गायनिक कैंसर्स होने का रिस्क बढ़ सकता है. सेकेंड, अगर आपकी इम्यूनिटी कम होती है बिकॉज ऑफ एनीथिंग, जैसे एचआईवी का इन्फेक्शन होना या स्मोकिंग करना, तो उन सारी चीज़ों के कारण भी गायनिक कैंसर्स होने का खतरा बढ़ता है. Then some risk factors are like which जैसे एज होती है, जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे वैसे कैंसर्स होने का खतरा बढ़ता है. नेक्स्ट थिंग इज ओबेसिटी. अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा होगा तो सारे टाइप के गायनिक कैंसर्स होने का खतरा बढ़ता है. तो ऑल ऑफ दीज आर स्मॉल स्मॉल रिस्क फैक्टर्स विच यू शुड कीप इन माइंड. Sure. Thank you so much, ma'am. We'll move on to the next question. So, Pragya ji ये पूछ रहे हैं कि what kind of screening is available for gynec cancers and at what age people should start being screened? या मैंने जस्ट अभी बताया कि सर्वाइकल कैंसर के लिए स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल है. तो दैट शुड स्टार्ट एज 25 ईयर्स ऑफ एज. 25 ईयर्स की एज पे ये स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल शुरू होना चाहिए. हर 3 साल में एक पैप्समियर नाम का टेस्ट होता है, वो करना चाहिए, या हर 5 साल में पैप्समियर एंड एचपीवी टेस्ट होता है, वो हम कराएं. और दोनों टेस्ट अगर ठीक हैं तो आपका सर्वाइकल कैंसर होने का रिस्क बहुत कम होता है. तो दिस इज द स्क्रीनिंग फॉर सर्वाइकल कैंसर. जो बाकी गायनिक कैंसर्स हैं उनके लिए वी डोंट हैव अ स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल इन प्लेस, बट फॉर सर्वाइकल कैंसर यस वी हैव दिस स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल जिसमें आप पैप्समियर करवा सकते हैं और एचपीवी डीएनए टेस्ट करा सकते हैं. All right, ma'am. Yeah. So we have one more question. Ayushi जी ये पूछना चाहती हैं कि what are some of the risk factors for gynec cancer and are there lifestyle or diet changes that can lower someone's risk? रिस्क फैक्टर्स मैंने अभी बताए हैं आपको कि क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, तो आई विल नॉट रिपीट दैट अगेन. और लाइफस्टाइल और डाइट चेंज, एज सच डाइट से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट ओवरऑल यू शुड कीप अ हेल्दी डाइट. यू शुड इंक्लूड फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स एंड ऑल. और जो जंक फूड, पैकेज फूड, वो सब हमको हमारी डाइट में कम करना चाहिए बिकॉज देयर इज नॉट अ स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर. बट हाँ, लाइफस्टाइल से ये सारी थोड़ा थोड़ा कहीं फर्क पड़ता है. तो डाइट ओवरऑल यू शुड मेंटेन अ हेल्दी डाइट. और लाइफस्टाइल में भी थिंग्स विच यू शुड वॉच फॉर इज कि आपका वजन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए. वजन ज़्यादा होगा, बॉडी में शुगर ज़्यादा होगा तो कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा होता है. यू शुड मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल. आपको एक्टिव होना चाहिए. सम एक्सरसाइज, सम फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज यू शुड डू डेली which will decrease your risk of getting cancers. Then what I can suggest you which can lower your risk of getting gynec cancer is proper screening. Cervical cancer screening है, आप वो screening कराइए 25 years की age के बाद, so that will prevent your risk of getting gynec cancer at an advanced stage. Then there is one more thing which people don't know is that for cervical cancer we have a vaccine also. एज आई टोल्ड यू कि सर्वाइकल कैंसर एक एचपीवी वायरस के कारण होता है.
तो वो वायरस के अगेंस्ट वी हैव अ वेरी इफेक्टिव वैक्सीन, उसको HPV वैक्सीन कहते हैं। ये हम अराउंड 9 to 11 years ऑफ एज की गर्ल्स को देना शुरू कर सकते हैं। इट कैन बी गिवन 10 till 45 years ऑफ एज। तो ये वैक्सीन अगर आपने आपकी घर की गर्ल्स को, महिलाओं को दिया है, तो उनका आगे जाके सर्वाइकल कैंसर होने का रिस्क 90% से भी ज़्यादा कम हो जाता है। तो दिस समटाइम्स पीपल डोंट नो कि ऐसी कोई वैक्सीन अवेलेबल भी है जिससे हमारा कैंसर होने का रिस्क कम हो सकता है। तो दिस इज वन थिंग विच एवरीवन शुड कीप इन माइंड। आपकी फैमिली में जितनी भी गर्ल्स हैं, जितनी भी फीमेल्स हैं, आप उन सबको ये वैक्सीन लगवाइए। 15 साल से कम की फीमेल है तो 2 डोज लगते हैं, 15 साल से ज्यादा की फीमेल है तो 3 डोज लगते हैं इस वैक्सीन का। तो ये वैक्सीन हमारे पास अब अवेलेबल है। एवरीवन, ऑल गर्ल्स, जितनी भी गर्ल्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 9 to 11 years ऑफ एज शुड गेट दिस। सो दीज आर द स्मॉल थिंग्स विच यू शुड कीप इन माइंड। तो इन सब से फिर आपका कैंसर होने का खतरा थोड़ा कम हो जाएगा। थैंक यू सो मच मैम। वो वैक्सीन वाला जो आपने बताया, दैट वाज वेरी इंसाइटफुल। आई एम श्योर जो हमारे व्यूअर्स हैं, काफ़ी लोगों को ये चीज़ नहीं पता होगी, और अभी जब पता चली है, सो आई एम श्योर इट विल हेल्प अ लॉट in terms of treating, in terms of preventing gynec cancer. So once again, thank you so much, ma'am. काफ़ी informative session था. To the viewers, if you have any symptoms, or if you feel that there is anything that you need help for, you can definitely visit CBCC. You can visit the SRJ CBCC Indore branch, and you will find ma'am there. Ma'am, thank you once again. It was wonderful having you on this live, and all the viewers, thank you for watching us. Yeah, thank you so much.